Hey all the student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी पैरा मेडिकल एंड जो है सीपी नेट इंटेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड जो है यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी महामैराथन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के इंटेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 12 के सभी चैप्टर्स रहेंगे। सो यहाँ पे चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्लोन जो होते हैं, क्लोन क्या होते हैं? शारीरिक रूप से समान जीव, आनुवंशिक रूप से समान जीव, इनमें से कोई नहीं, विकल्प ए तथा बी दोनों भाग लेते हैं। तो क्लोन जो होते हैं वह शारीरिक रूप से समान जीव होते हैं और आनुवंशिक रूप से समान जीव होते हैं। मतलब कि जो क्लोन होते हैं वे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ऑफ स्प्रिंग को ही जो है क्लोन कहा जाता है। और वह जो होते हैं एक दूसरे के से क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब कि देखने में और जो है स्ट्रक्चर वगैरह में जो क्या होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही रहेगा और जो ऑप्शन बी सही रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही रहेगा, ए तथा बी दोनों भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन सामान्य है किसमें? एक कोशिकीय जीवों में, सरल संगठन वाले पादपों में, अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में, उपरोक्त सभी में। सो अलैंगिक जनन जो होता है वह सभी में पॉसिबल होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी में। अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है? जैम्यूल फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, प्लाज्मोटोमी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, बाइनरी फिजन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर क्या होते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास के मोटाइल गैमिट चल युग्मक, स्पंज के नॉन मोटाइल युग्मक मतलब कि नॉन मोटाइल गैमिट अचल युग्मक, हाइड्रा के चल युग्मक, पेनिसिलियम के अचल युग्मक। सो अलैंगिक जूस्पोर मतलब कि चल बीजाणु मतलब कि ए सेक्सुअल जूस्पोर जो होते हैं वह क्लेमाइडोमोनास के जो है मोटाइल गैमिट होते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना क्या है? कोनिडिया, कलिका, जैम्यूल, अलैंगिक चल बीजाणु। सो पेनिसिलियम में जो है कोनिडिया पाया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जैम्यूल का बनना जनन की सामान्य पहचान किसका है? हाइड्रा का, स्पंज का, पेनिसिलियम, अमीबा। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, स्पंज का। अगला प्रश्न है, हाइड्रा किसको उत्पन्न करके जनन करता है? सो हाइड्रा जो है वह बर्ड मतलब कि जो कलिका होता है बर्ड इसी के द्वारा जनन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया है जनन के प्रकार और यहाँ पे उदाहरण, भूअस्तारी, जलकुंभी, राइजोम, केला, द्विखंडन, सरगासम, कोनिडिया, पेनिसिलियम। तो डी वाला सही मैच है, बी वाला भी सही मैच है और पहला वाला भी सही मैच। जो भूअस्तारी होता है वह जलकुंभी में पाया जाता है, राइजोम केला में हो गया, अदरक में हो गया, इन सभी में होता है। कोनिडिया जो है वह पेनिसिलियम में होता है, बट जो सारगासम होता है उसमें बाइनरी फिजन नहीं होता। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही रहेगा, यही जो है सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्याज बल्ब, अदरक शकर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट अलैंगिक जूस्पोर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला, प्याज जो होता है वह क्या होता है? बल्ब होता है। यहाँ पे कंद नहीं रहेगा, यहाँ पे जो बल्ब रहेगा। इसे जो है लिखा तो सही है बट आगे का अक्षर कट गया है, तो यहाँ पे सल्क कंद रहेगा, सल्क कंद। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है? बीजों की लंबी जीवन क्षमता, चिरस्थायी प्रसुप्तावस्था, नए आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती हैं, बड़ा जीवभार। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, नए आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, वह अवस्था जिसमें नर व मादा जननांग एक ही पादप पर होते हैं क्या कहलाती है? एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगाश्रयी, विकल्प बी तथा सी दोनों। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, यहाँ पे द्विलिंगी कहलाएगा और उभयलिंगाश्रयी। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगाश्रयी हार्मोप्रोडाइट है? चींटी, एफिड्स, केचुआ, तिलचट्टा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अर्थवार्म। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लिंगी जाति है? तो एक लिंगी जो है वह तिलचट्टा होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, स्वनिषेचन होता है? तो स्वनिषेचन जो है द्विलिंगी पुष्पों में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवों में स्वनिषेचन जो है देखा जाता है? मटर, सरसों, शकरकंद, ये सभी। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, ये सभी। अगला प्रश्न है, अंडयुजी जंतुओं की संतानों के बचने का जोखिम जरायुजी जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए
भ्रूण की सही देखभाल और सुरक्षा का अभाव होता है। भ्रूण पूर्णतः विकसित नहीं होता, संतानों का आकार छोटा होता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला, भ्रूण की सही देखभाल और सुरक्षा का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, पराग धातुओं के पास अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है क्योंकि उनमें उपस्थित होना होता है स्पोरोपोलिनिन, सुबेरिन, क्यूटिन, कैलोज। सो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, स्पोरोपोलिनिन। अगला प्रश्न है, अंताचोलिंटाइन किससे बनी होती है? सेलुलोज की, पैक्टिन की। विकल्प ए तथा सी बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है डी वट। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए और बी वाला, मतलब कि सी वाला सही है। जो है इंटाइन होता है वह सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, पराग गोलियां बाजार में किस तरह उपलब्ध हैं? सो यह क्वेश्चन जो है सीनेट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो स्वपात्री निषेचन के लिए, प्रजनन कार्यक्रम के लिए, आहार संपूरक, बहिस्थानीय संरक्षण। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला, आहार संपूरक के रूप में। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजियों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है? परागकोश में, बिना अग्र विभाजन के युग्मक निर्माण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है, अंडप में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, जो दंडल, बीजांड और अपरा प्लेसेंटा को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है बीजांड बिरिन, सेकेंड है करकट, थर्ड है निगमन, एंड लास्ट ऑप्शन है बीजांड द्वार। सो उसे जो है बीजांड बिरिन कहा जाता है, मतलब इसे इंग्लिश में स्टाल्क कहा जाता है। क्या? स्टाल्क। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजियों में क्रियाशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है? भ्रूणकोश, बीजांड, भ्रूणपोष, परागपुटी। सो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वह जो है भ्रूणकोश में विकसित होता है, एम्ब्रियोसैक में। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, तंत्र रूप समुच्चय फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है? यह प्रागनली को लैपटॉप के लिए प्रेरित करता है। यह प्रागनली को, यहाँ पे लैपटॉप नहीं रहेगा, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है थोड़ा। यह प्रागनली को सहायक कोशिका से अंड तक जाने में मार्ग दर्शित करता है। यह प्रागनली के सहायक कोशिका में प्रवेश को अस्थायी है, एंड लास्ट ऑप्शन है, यह एक से अधिक प्रागनली के भ्रूणपोष में प्रवेश को स्वतंत्र है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तंत्र रूप समुच्चय क्या जो करता है? यह परागनली को सहायक कोशिका से अंड तक जाने में मार्गदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, स्वयुग्मन स्वपरागण के उदाहरण क्या है? सो उन्मील्य, परागड़ी पुष्प, अनुन्मील्य, परागड़ी पुष्प, सजात पुष्पी, परागड़ी पुष्प, और जो है वैकल्पिक ए तथा बी दोनों। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए तथा बी दोनों, मतलब कैस्मोगैमस और जो है क्या रहेगा क्लिस्टोगैमस। ऑप्शन यहाँ पे जो ए और बी दोनों से, सो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अनुन्मील परागड़ी पुष्प बढ़ते केवल स्वयुग्मन बढ़ने से क्या करते हैं? स्वयुग्मन करते हैं, क्योंकि ये रहते हैं हमेशा खुले, हमेशा के लिए बंद, सदैव महकते रंग वाले। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी वाला, हमेशा के लिए बंद। अगला प्रश्न है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी दोनों निम्न में से किसमें नहीं होते हैं? पपीते में, वनस्पति में, अरंड में, मक्का में। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए वाला, पपीते में नहीं होता है, पपाया में। अगला प्रश्न है, यदि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 36 हो तब नर व मादा युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो नर और मादा के गुणसूत्र होंगे वह 12 के फॉर्म में होंगे। प्रश्न यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या बनाती है? तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है वह त्रिक संलयन के बाद जो है क्या करती है? वह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है त्रिक संलयन के बाद, मतलब कि 3 निषेचन के बाद जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके बाद बनता है। अगला प्रश्न है, एक कच्चा नारियल में नारियल पानी क्या है? तो यह जो है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। अगला प्रश्न है, शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में क्या होते हैं? नर जनन कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, विकल्प ए तथा बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, विकल्प ए तथा बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह जो अंतराली अवकाश कहलाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, लीडिंग स्पेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ प्रदर्शित करता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला,
वृषण जालिक से शुक्रवाहिकाएं, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियों को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है शुक्राशय, सेकेंड है प्रोस्टेट ग्रंथि, थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला ए सभी। अगला प्रश्न है फैलोपियन नलिका की झालर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह जो है अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडक को ग्रहण करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है गलत युग्म कौन सा है। तो अंडवाहिनी का सकरा भाग तुम्बिका होता है, या गलत यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है शुक्राणु के बनने का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। शुक्राणु जन बनेगा, फिर शुक्राणु कोशिका, फिर शुक्राणु पुरुषु, फिर उसके बाद शुक्राणु बनता है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के कुछ दिखा देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कभी कभी। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली फॉर्म में लगा होता है। ये जो हेड वाला पीस है इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम जो है सिरा वाले पार्ट में होता है। यहाँ इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है एटीपी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करते हैं कशाभिकीय गति करता है। और यहाँ पर जो है जो स्पर्म है इसमें जो है हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है, और Ca2+ आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, और जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होते हैं। क्या फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है स्तनधारियों के शुक्राणु के जीवन क्षम के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। सो यहाँ पे पहला कथन है शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु का जीवित रहना माध्यम की पीएच पर निर्भर करता है, और यह लवणीय माध्यम में अधिक सक्रिय रहता है। शुक्राणु की जीवन क्षमता इसकी गतिशीलता से निर्धारित की जाती है। लास्ट है शुक्राणुओं को एक गाढ़े विलयन में संद्रित रहना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है गलत युग्म चुनिए। सो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट रहेगा वो हो जाएगा डी वाला, वीर्य केवल शुक्राणु रखता है। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। जो कि हमने अभी आपको बताया अग्रपिंडक एक्रोसोम कहाँ होता है, शीर्ष पर होता है। मध्य में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। शुक्राणु पुच्छ निषेचन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं को गतिशीलता का शावकीय गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा अंडजननी के लिए उगोनिया के लिए सही नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। ये मादा में जीवन पर्यंत तक बनी रहती है, ये गलत स्टेटमेंट है। यह जो है 55 के एज में शायद ख़त्म होने लगता है, जिसे मीनोपाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा अंडजननी के लिए सही नहीं है। सो ये जो है ऑप्शन सी वाला ही सही नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है एक एंट्रम तृतीयक पुटक का कौन सा आवरण आकोशिकीय होता है कड़िका में। थीका इंटरना, स्ट्रोमा, जोना प्लेसिडा। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, जोना प्लेसिडा, पारदर्शी आवरण। अगला प्रश्न है मादा स्तनधारियों जैसे बंदर, लंगूर और मानव में जनन चक्र क्या कहलाता है। तो इनमें जो है आर्तो चक्र कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला प्रश्न है पहला आर्तो कहलाता है जो किशोरावस्था पर शुरू होता है, तो इसे रजोदर्शन मीनार्च कहा जाता है, जब स्टार्टिंग में पीरियड्स आते हैं तब। अगला प्रश्न है आदर्श आर्तो चक्र में आर्तो प्रावस्था क्या रहती है। 3 से 5 दिन, 1 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, 2 से 3 दिन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला, 3 से 5 दिन। अगला प्रश्न निम्न घटनाओं में से कौन सी मानव मादा में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, एस्ट्रोजन में कमी यह जो है अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी सी वाला, बी वाला, डी वाला तीनों रिलेटेड है, बट यहाँ पे ए वाला रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न 50 की उम्र में आर्तो चक्र का बंद हो जाना, रुक जाना क्या कहलाता है। अंडोत्सर्ग यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंडोत्सर्ग, सेकेंड है युग्मक जनन, थर्ड है रजोदर्शन एंड लास्ट ऑप्शन है रजोनिवृत्ति। सो ऑप्शन डी वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। इसे जो है मीनोपाज कहा जाता है। क्या मीनोपाज। अगला प्रश्न है कोशिका का अंतः समूह या भ्रूण कोरक जन्म देता है किसे। गर्भ भाग को नोटोकार्ड, भ्रूण पोषण प्रदाता कोशिका। सो भ्रूण कोरक कह रहा है, तो इससे भ्रूण बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्तनधारियों के पीत पिंड का मुख्य कार्य उत्पादन क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन देगा। जो पीत पिंड होता है कार्पस लुटियम में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है जरायु अंकुरक
और जो है गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलीयुक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं और संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? पोषकोरक, अंतरकोश का समूह, अपरा, भ्रूण। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, अपरा बनाते हैं। अगला प्रश्न है अपरा के लिए सही कथन पहचानिए। तो अपरा क्या करता है? या भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है, यह नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है, या भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाता है। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पे प्लेसेंटा से रिलेटेड सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं सही है। अगला प्रश्न है अनेक हार्मोन जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन और जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उत्पादित किए जाते हैं किसके द्वारा? सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, अपरा के द्वारा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक अपरा का कार्य नहीं है? सो अपरा का कार्य नहीं होता है प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन को स्रावण करना। अगला प्रश्न एक सामान्य गर्भवती महिला में गोनेडोट्रोपिन की क्रिया को दर्शाने वाला सही हार्मोन कौन सा है? तो FSH तथा LH का उच्च स्तर भ्रूण के HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण को प्रेरित करता ही वाला सही है। अगला प्रश्न है उल्विभेदन एमनियोसेंटेसिस द्वारा जांच की जाती है किसका? तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा संश्लेषण प्रतिरूप की ऑप्शन यहाँ पे जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक उन्नत भ्रूण में उल्विभेदन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है? सो अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें जो है हम पीलिया डिसीज का पता नहीं लगा सकते हैं, जॉन्डिस डिसीज का जो है पता नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कौन सी IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षणु फैगोसाइटोसिस क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प ए तथा बी, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल औषधि रहित IUD और जो है कॉपर मोचक IUD। अगला प्रश्न है IUD गर्भ निरोधन में शुक्राणु गतिशीलता कम हो जाती है, तो वह कॉपर आयनों के द्वारा होता है, जैसे कॉपर टी डिवाइस। अगला प्रश्न है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन और IUD का प्रयोग प्रभावी है कब तक? सो यह जो है 72 घंटे तक जो है इफेक्टिव होता है। अगला प्रश्न है नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें क्या करते हैं? तो फैलोपियन नलिका के जो है छोटे भाग को हटा दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, मतलब कि जैसे ये जो फैलोपियन नलिका है ऐसा रहता है स्ट्रक्चर कुछ यूट्रस का, मतलब कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसे जो काट कर बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म का और ओवा का फ्यूजन नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण विधि को सबसे सुरक्षित समझा जा सकता है? निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण विधि को सबसे सुरक्षित समझा जा सकता है? सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था फिगर बनाकर, बंध्यकरण तकनीक को। अगला प्रश्न है गर्भधारण के दौरान MTP किस प्रकार सुरक्षित है? तो यह जो है 12 सप्ताह, मतलब कि जो है 12 सप्ताह प्रथम तिमाही तक सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस 1B तथा HIV फैलते हैं किसके द्वारा? सो यह से सुई साझा करने से, रुधिर का आदान करने से, मोटी माता से शिशु में, ये सभी। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये सभी से। अगला प्रश्न है जन्म नियंत्रण की एक कानूनी वैध विधि कौन सा है? तो आर्तचक्र या माहवारी के दौरान 10 से 17 दिन के लिए बाह्य स्खलन। अगला प्रश्न है सहायक जनन प्रौद्योगिकी अंतःपात्रीय निषेचन IVF में स्थानांतरण सम्मिलित है किसका? तो IVF में जो है युग्मनज जाइगोट का फैलोपियन नलिका में जो है ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है IVE जिसमें 8 ब्लास्टोमियर के प्राचून प्रारंभिक युग्मनज को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, तो वह क्या है? तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन देगा, इसे जो है ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक तकनीक को प्रशिक्षणात्मक शिशु कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है? सो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है IUT का अर्थ क्या है? तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंतःगर्भाशयी, यहाँ पे परसों नहीं रहेगा, अंतःगर्भाशयी युक्त रहेगा।
अगला प्रश्न है मेंडल की प्रायोगिक सामग्री क्या थी? तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला पाइसम सैटाइवम। मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा तदम रूप सम प्रजनन पादप ट्री ब्रीडिंग किस्म के कितने जोड़ों का चयन किया गया था? सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है 14। अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग में यह पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधों का अनुपात क्या था? तो बौने पौधों का अनुपात जो है 1/4 और लंबे पौधों का 3/4 था। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधों में संकरण कराया, उन्हें F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यह दर्शाता है किसको? लक्षणों का सम्मिश्रण, पूर्वजता, लक्षणों का असम्मिश्रण एंड मध्यवर्ती, लास्ट ऑप्शन है मध्यवर्ती लक्षण। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है सी वाला लक्षणों का असम्मिश्रण, एम ब्लेंडिंग। अगला प्रश्न है संरचनात्मक जीन का समकक्ष क्या होता है? म्यूटान, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, रेकॉन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ओपेरॉन। यह क्वेश्चन जो जैकब और मोनार्ड के द्वारा ओपेरॉन मॉडल जो दिया गया था उससे रिलेटेड है। सॉरी यहाँ पे ओपेरॉन नहीं रहेगा, सिस्ट्रॉन ऑप्शन सही है बी वाला। अगला प्रश्न है ऐसा संकरण जिसमें जनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े में असमान होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, टेट्रा संकर संकरण। सो उसे जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक मेंडेलियन संकरण में यह पीढ़ी के दोनों जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक अनुपात 1:2 एक समान है, यह कौन सी स्थिति दर्शाता है? सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला सहप्रभाविता, सेकेंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस, थर्ड है कंप्लीट डोमिनेंस के साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड लास्ट ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ एक संकर संकरण। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी संकरण में किसी संतति के सभी संभव जीनोटाइप की संभावना की गणना का रेखा चित्रीय निरूपण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बोनेट स्क्वायर, मॉर्गन स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर, मेंडल स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला पुन्नेट स्क्वायर कहलाता है। अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए लक्षणों में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? फलों की आकृति लंबी कसियाँ जकड़ी हुई, बीज का रंग पीला हरा, बीज का आकार गोल झुर्रियों युक्त या सिकुड़ा हुआ, फूल की स्थिति अच्छी या ग्रस्त। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला जो है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के चुने गए लक्षणों में से जो है फली की आकृति लंबी किसी या जकड़ी हुई यह जो है प्रेजेंट नहीं था, या जो है इन्होंने चूज नहीं किया था। अगला प्रश्न है युग्म विकल्पी जो समिग्मजी एवं विषमिग्मजी दोनों स्थितियों में स्वयं प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जो है प्रमुख एलील्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वह नियम जो इस तथ्य पर आधारित है कि गुण कोई सम्मिश्रण नहीं दर्शाते एवं दोनों गुण F2 पीढ़ी संतति में पुनः प्राप्त किए जाते हैं, हालांकि एक गुण F1 संतति में अनुपस्थित होता है, यह क्या कहलाता है? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये वाला स्वतंत्र, इसे जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है यदि ए बी रुधिर वर्ग वाले दो व्यक्ति विवाह करते हैं और उनके पर्याप्त संख्या में बच्चे होते हैं तो इन बच्चों को ए रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग व बी रुधिर वर्ग में 1:2 के अनुपात में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की नवीन तकनीक ने ए एवं बी दोनों प्रकार के प्रोटीन की ए बी रुधिर वर्ग में उपस्थिति को प्रकट किया है। यह उदाहरण किसका है? तो यह जो है सहप्रभाविता का उदाहरण रहेगा, कोडोमिनेंस का। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है उद्यान मटर पर किए मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों में गोलाकार बीज आकृति झुर्रीदार बीजों पर तथा पीले बीज पत्र कैपिटल वाई, हरे बीज पत्र स्मॉल वाई पर प्रभावित है। कैपिटल आर कैपिटल वाई व स्मॉल आर वाई संकरण की F1 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगह डी वाला, पीले बीज पत्रों के साथ गोल बीज एवं हरे बीज पत्रों के साथ झुर्रीदार बीज होंगे। अगला प्रश्न है मॉर्गन ने कौन सी फल मक्खी पर काम किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया था। अगला प्रश्न है विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में सही जोड़े को चुनिए। तो टिड्डा में XO, पक्षी में ZW,
ड्रोसोफिला में XX, एंड मनुष्य में XXY। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। XXXO प्रकार दिया है और ह्यूमन में भी यहाँ पे सही दिया है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, हीमोफीलिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हीमोफीलिया के लिए जो स्टेटमेंट सही नहीं है यह है कि यह जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। यह जो है एक लिंग संलग्न रोग तो है, लेकिन कैसा रोग है, अप्रभावी रोग है। एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, बट यहाँ पे लिखा क्या गया है, प्रभावी। सो ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, डीएनए की लंबाई सामान्यतः किस पर निर्भर करती है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, न्यूक्लियोटाइड की स्थिति पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, विकल्प ए तथा बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है जगह बी वाला, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजनस बेस शर्करा से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑर्थो ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला यहाँ पे जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए का एक्सरे डाटा विवर्तन डिफ्रैक्शन इनके द्वारा दिया गया था। वाटसन एवं क्रिक, विल्किंस एवं फ्रैंकलिन, बैटसन एवं पुन्नेट, एंड लास्ट ऑप्शन है विकल्प ए तथा बी दोनों। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने डीएनए का एक्सरे डाटा विवर्तन पर जो है दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि ई कोलाई का डीएनए 1.36 मिलीमीटर लंबा है तो उसके क्षार युग्मों की संख्या का पता लगाइए। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 × 10⁶ बेस पेयर, सेकेंड है 3 × 10⁶ बेस पेयर, थर्ड है 2 × 10⁶ बेस पेयर, एंड लास्ट ऑप्शन है 7 × 10⁶ बेस पेयर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 4 × 10⁶ बेस पेयर। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन का हल्का अभिरंजित भाग जो कि ढीला ढाला बंधा होता है एवं अनुलेखनीय रूप से सक्रिय रहता है, उसका नाम क्या है। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमैटिसोम, क्रोमोनिमेटा। सो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, जो ढीला ढाला बंधा रहेगा और हल्का रंगा रहेगा उसे यूक्रोमैटिन कहेंगे, और जो गाढ़ा रंगा रहता है और कसकर बंधा रहता है उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, हर्शी एवं चेज के द्वारा कौन से आइसोटॉप प्रयोग किए गए थे। P30, अगला प्रश्न है, हर्षे यहाँ पे रहेगा क्या, हर्षे यहाँ पे रहेगा हर्षे एवं चेज के द्वारा कौन से आइसोटॉप प्रयोग किए गए थे। P30S35 एंड दिया P30S32, P34 एंड S31, P30 एंड यहाँ पे दिया है S32। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हर्षे और चेज के द्वारा जो अपने प्रयोगों में जो है फास्फोरस 30 और जो सल्फर 35 का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से किसमें आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी जीवाणु, टोबैको मोजेक विषाणु, क्यूबी जीवाणु भोजी, विकल्प बी तथा सी दोनों। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ए तथा बी, मतलब बी तथा सी दोनों, मतलब कि टीएमबी में भी होता है और क्यूबी जीवाणु भोजी में भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। सो आरएनए पर जो है 4 गाफ का नियम लागू नहीं होता है, डीएनए पर लागू होता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इसी कारण 4 गाफ का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षणी सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है, यह सर्वप्रथम किसमें देखा गया था। कवक, जीवाणु, बीसफिया, फावा, शैवाल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला, जीवाणु में देखा गया था। अगला प्रश्न है, डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए मेसेल्सन तथा स्टॉल द्वारा प्रयोग किए गए भारी आइसोटॉप का नाम बताइए। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 15NH4Cl का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में संवर्धन जिसको NTS से NH माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, उससे निष्कर्षित डीएनए संकरित था, क्योंकि ई कोलाई कल्चर का प्रजनन समय जो है 20 मिनट का था, इसी कारण ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े का चयन कीजिए। सो गलत जोड़ा यहाँ पे पहला दिया है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थल, टर्मिनेटर अनुलेखन प्रक्रिया समापन को निर्धारित करता है, सिस्टोन आरएनए का खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, लास्ट ऑप्शन है नियामक, रेगुलेटरी जीन किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, सिस्टोन आरएनए का खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। अगला प्रश्न है, एमआरएनए के प्रकार एवं इसके कार्य के सही जोड़े का चयन कीजिए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल को लाता है एवं आनुवंशिक कोड को पढ़ता है। राइबोसोमल आरएनए अनुलिपीकरण के दौरान उत्प्रेरक का भूमिका निभाता है, एंड
जो यहाँ पे संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराता है। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिया गया आरेख डीएनए के आनुवंशिक अर्थ इम्प्लीकेशन की महत्वपूर्ण संकल्पना कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। 4 से सी तक रिक्त स्थान को भरिए, तो 4 से सी तक जो रिक्त स्थान हो जाएगा सी वाला। ए क्या है, अनुलेखन है। बी क्या है, अनुलिपीकरण। एंड लास्ट ऑप्शन है क्या, फ्रांसिस क्रिक ने खोजा था। एक तथ्य जो कि आनुवंशिक कोड का एक प्रमुख लक्षण नहीं है, कौन सा है, डिजनरेट, एम्बिगियस, यूनिवर्सल, स्पेसिफिक। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, संदिग्ध, एम्बिगस। अगला प्रश्न है, एक अत्यधिक व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी के वातावरण में मिश्रण क्या था। तो उस टाइम जो मिश्रण था वह जो है CH4 का मिश्रण था, NH3 और हाइड्रोजन एवं जल का। अगला प्रश्न है, मिलर ने अपने प्रयोग में निम्न में से कौन से मिश्रण से साधारण अमीनो अम्ल को संश्लेषित किया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, CH4 NH3 H2 एवं जलवाष्प। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आदि पृथ्वी पर जैविक अम्लों का उत्पादन हाइड्रोजन का किसके साथ संयोजन के द्वारा हुआ। अमोनियम, मीथेन, हाइड्रोजन, जैविक पदार्थ, सल्फेट एवं नाइट्रेट्स। सो जब हाइड्रोजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ संयोजन किया तब उस टाइम जो है जैविक अम्लों का उत्पादन हुआ। अगला प्रश्न है, जीवाश्म अवशेष होते हैं किसके। तो जीवाश्म जो होता है वह जीव के कठोर भाग का जो चट्टानों में पाए जाते हैं उन्हीं का अवशेष होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म उपयोगी है लुप्त जीवों के अध्ययन में, जीवों के इतिहास के अध्ययन में। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना पक्षियों के पंखों से मिलती जुलती है। तो मौत के पंख, खरगोश के पश्चपाद, व्हेल के फ्लिपर, शार्क का पृष्ठीय पंख। सो करेक्ट ऑप्शन सी वाला यहाँ पर, व्हेल के फ्लिपर। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंख एवं कीटों के पंख निम्न में से क्या दर्शाते हैं। तो पक्षियों के पंख एवं कीटों के पंख जो है वह समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास दर्शाते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस की आंख एवं बिल्ली की आंख संरचना का भिन्न प्रकार दर्शाती है जबकि समान कार्य करती है, यह किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे जो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यह जो है समरूप अंग का उदाहरण है जो कि अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक मेलेनिनता या मेलेनिज्म उदाहरण किसका है। तो यह जो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, एक समान वंशावली रूप से भिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास क्या कहलाता है। तो यह जो है अनुकूली विकिरण, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, गैलापैगोस द्वीप समूह पर तूतियों मौत के प्रकार में विविधता एवं विभिन्न आहार संबंधित आदतों के लिए अनुकूलन डार्विन के द्वारा देखा गया, इसने निम्न में से किसके लिए प्रमाण उपलब्ध कराया। सो प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी के लिए इन्होंने प्रमाण उपलब्ध कराया। अगला प्रश्न है, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत व्यक्त किया जाता है। तो हार्डी वीनबर्ग का जो सिद्धांत है वह जो है P² + 2PQ + Q² = 1 के द्वारा शो किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत में क्रम विकसित संबंधित परिवर्तन के विस्तार को दर्शाता है। P + Q² का मान, मापित मान एवं अपेक्षित मान के बीच अंतर, मापित मान एवं अपेक्षित मान का योग। एंड लास्ट ऑप्शन है, यह सिद्धांत क्रम विकास संबंधित परिवर्तन के विस्तार का अनुमान नहीं लगा सका। सो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, मापित मान एवं अपेक्षित मान के बीच अंतर को। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय ग्राफ, जियोग्राफिकल टाइम स्केल या जियोग्राफिकल इरा का कौन से काल को मछली का स्वर्णिम युग माना जाता है। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिवोनियन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलुप्त जंतु है, प्रोटोपिटेरस एक्वस, आर्क्योपिटेरिक्स, कोलंबा। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्क्योपिटेरिक्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसैपियंस के जैव विकास में उसके पूर्वजों से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी। जबड़ों का छोटा होना। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि, यही जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। अगला प्रश्न है, एक रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। तो यह संक्रामक रोग कहलाएगा, जैसे टीबी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, टाइफाइड। इसके जांच के लिए हम विडाल टेस्ट का यूज करते हैं। क्या, विडाल टेस्ट। अगला प्रश्न है, यदि कुछ रोगी टाइफाइड से पीड़ित संदिग्ध हुए
उसका पता लगाने के लिए कौन सी निदान तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला विडाल और इलाइजा टेस्ट का उपयोग जो है हम एड्स डिसीज में करते हैं, एड्स का टेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है राइनो विषाणु उत्पन्न करता है, तो राइनो विषाणु सामान्य सर्दी जुकाम को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु संक्रमित पुरुष के सीमन के द्वारा संचारित नहीं होता है? सो करेक्ट ऑप्शन जगह सी वाला चिकनगुनिया विषाणु। अगला प्रश्न है अमीबियासिस किससे उत्पन्न होता है? आर्डोमियम, अंता अमीबा हिस्टोलाइटिका, घरेलू मक्खियाँ, वसा भोजन एवं जल। सो करेक्ट ऑप्शन है पे बी वाला अंता अमीबा हिस्टोलाइटिका। अगला प्रश्न है स्कैरिस का संक्रमण सामान्यतः उत्पन्न होता है स्कैरिस के अंडे युक्त जल पीने से, इसी कारण। अगला प्रश्न है हाथी पाँव एक सूजन जो स्थिर विकृति उत्पन्न करती है, तो यह जो है क्या है? यह जो उचेरिया बैंकरॉफ्टी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शन बी वाला सही सुमेलित नहीं है, सिफिलिस जो ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है। अगला प्रश्न है उदर किसकी सहायता से रोगजनकों को साफ कर देता है या निकाल देता है? सो ऑप्शन ए वाला रहेगा सिक्रेटेड एचसीएल, स्त्रावित एचसीएल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सहज प्रतिरक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है? सो ऑप्शन ए वाला रहेगा PMNL न्यूट्रोफिल। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रम में उपस्थित स्तन ग्रंथियों द्वारा स्तनपान के दौरान स्त्रावित होता है क्या? तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें IgA एंटीबॉडी होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है IgA। अगला प्रश्न है ग्राफ्टेड वृक्क यौन एक रोगी में निम्नतम से किस कारण से अस्वस्थ की जा सकती है? तो ग्राफ्टेड जो किडनी होती है वह कोशिका मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर मैच नहीं करता है तो। अगला प्रश्न है शरीर द्रव विषयक ह्यूमरल प्रतिरक्षा को निम्न कहा जाता है, तो इसे बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, बी। अगला प्रश्न है MLT का पूरा नाम क्या है? तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है संक्रमित माता से उसके शिशु में HIV संक्रमण का लक्षण क्या होता है? यकृत, अपरा, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला अपरा, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी जा सकता है। किसमें? बच्चे में भी जा सकता है। अगला प्रश्न है शब्द NaCO से अभिप्राय है, तो यह जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण गठन या संगठन, इसी का फुल फॉर्म होता है NaCO, इसी का पूरा नाम है NaCO का। अगला प्रश्न है स्मैक एक ड्रग होता है जिसे प्राप्त किया जाता है पाइपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। सो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन देगा, यह जो रहेगा ऐसे पाइपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। अगला प्रश्न है मॉर्फिन एक अवसादजनक है किसके लिए? तो मॉर्फिन जो है वह एक अत्यधिक प्रभावी शामक एवं दर्द निवारक है, उन स्वरूपों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो शल्य चिकित्सा से गुजरे हो। ए तथा बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है LSD निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? सो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न खाने योग्य मछली में से कौन सी एक जलीय मछली है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड एल्कान का प्रचुर स्रोत है? मॉस्टिस, मंगूर, त्रिगला, मैकरल। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, डी वाला यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा गया है अंतर्जातीय इंटर स्पेसिफिक संकरण में समागम मैटिंग किसका होता है? सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है समान नस्ल के जंतुओं में समान पूर्वज समान नहीं है, दो भिन्न संबंधित मॉडल में उच्चतर नर एवं विभिन्न जातियों की मादाओं में अधिक निकटतम संबंधित समान नस्ल के लक्षणों में 4 से 6 असुविधाओं के लिए। तो जो अंतर्जातीय मतलब कि जो इंटर स्पेसिफिक संकरण होता है वह जो है दो भिन्न संबंधित जो है जातियों में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हिसार डेल डैश ए की नस्ल है जो डैश बी एवं डैश सी के मध्य संकरण के द्वारा पंजाब में विकसित किया गया था। तो यहाँ पे हमें जो है ए, बी और सी को जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला। जो हिसार डेल है वह क्या है? भेड़ की एक नस्ल थी जिसे बीकानरी मेदा और जो है मरीनो भेड़ दोनों के बीच जो है संकरण के द्वारा पंजाब में जो है विकसित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है शहद एवं मधुमोम प्राप्त करने के लिए शहद का पालन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, रेशम उद्योग, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर। सो शहद एवं मधुमोम का पालन जो कहलाता है वह एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कुछ सामान्य समुद्री मछलियाँ जो खाई जाती हैं कौन सी हैं? तो करेक्ट ऑप्शन देखें यहाँ पे डी वाला हिल्सा, मैकेरल, पॉम्फ्रेट, ये सभी मछलियाँ खाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की निम्नतम से उच्च उपज एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए
मुख्य रूप से पादप प्रजनन तकनीक पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड चावल, थर्ड मक्का एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ए सभी। अगला प्रश्न है हिमगिरी संकरण द्वारा विकसित किया गया है जो जंग रोगजनकों के मतलब कि रस्ट रोगजनकों के विरुद्ध रोग पैदा करने के लिए उपयुक्त है। मिर्च की, मक्का की, गन्ना की, तो किसकी जो है वैरायटी है? गेहूं की। तो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला गेहूं की हिमगिरी क्या है? जो हिमगिरी यहाँ पे दिया गया है हिमगिरी यह क्या है? गेहूं की वैरायटी है। अगला प्रश्न है एटलस 66 के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, खेती हेतु उपयोगी गेहूं में सुधार हेतु दाता की भांति उपयोग होता है, विकल्प ए तथा बी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही रहेगा, विकल्प ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न जंतु एवं मानव पोषण के लिए एकल कोश का प्रोटीन एवं वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत हैं जो कुछ लाभकारी उदाहरणों द्वारा बनाया जाता है जैसे स्पाइरुलिना, मेक्टोपाइलट्स, मिचिलोट्रॉफस, मिथिलोफिलस, मिथाइलोफस एंड थर्ड ऑप्शन है विकल्प ए तथा बी एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए वाला और जो है बी वाला ऑप्शन से। सो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए तथा बी, यहाँ पे बी ए और बी दोनों रहेगा। जो स्पाइरुलिना और जो यहाँ पे मिथिलोफिलस मिथाइलोरोपस है क्या है? एकल कोश का प्रोटीन के एक वैकल्पिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है ऊतक संवर्धन द्वारा तकनीकी द्वारा एक रोगी पादप से स्वस्थ विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए रोगी पादप का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केवल शीर्ष विभज्योतक, पेलिसाइड, मृदुतक, शीर्ष एवं पार्श्विक विभज्योतक, केवल बाह्यत्वचा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला मतलब कि एपिकल मेरिस्टेम और जो है लैटरल मेरिस्टेम दोनों यूज किया जाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रोटीन निर्मित सूक्ष्मदर्शीय संक्रामक कारक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिरियॉन। पिरियॉन क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं जो कि वायरस के फॉर्म होते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। अगला प्रश्न है प्रचुरता में मिलने वाले प्रोकैरियोटिक जो मानव के लिए दूध से दही बनाने एवं प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायक हैं को वर्गीकृत किया गया किसमें? साइनोबैक्टीरिया, ऑर्किबैक्टीरिया, रसायन संश्लेषित स्वपोषी एंड परपोषित जीवाणुओं में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे उन्हें परपोषित जीवाणुओं में वर्गीकृत क्लासीफाई किया गया है। अगला प्रश्न दूध से दही बनाने हेतु आरंभक या जावड़ ताजे दूध में मिलाते हैं, इसमें किसके बढ़ने से पोषण की मात्रा में वृद्धि होती है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए वाला विटामिन B12। अगला प्रश्न है स्विस पनीर में बड़े छिद्र होते हैं, यहाँ पे ए है डैश करके, एक के अधिक उत्पादन के द्वारा एवं बी जीवाणु द्वारा होते हैं। यहाँ ए एवं बी कौन कौन से हैं? तो जो बड़े छिद्र होते हैं वहाँ जो है CO2 के कारण होता है, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ पे बी वाला रहेगा। CO2 के कारण होता है और प्रोपेनिबैक्टीरियम सेरेमनी जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग पेय पदार्थ जैसे शराब, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी और रम के प्रयोग में होता है? पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोटालिकम, सेकेंड एस्परजिलस नाइजर, थर्ड है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंड लास्ट ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रतिजैविक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार में किया गया था? स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेनिसिलिन, स्टैटिन, नियोमाइसिन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला पेनिसिलिन का। अगला प्रश्न है मोनस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है जिसका उपयोग किस व्यापारिक उत्पादन में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला स्टैटिन, जो कि रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी मायोकार्डियल आघात से पीड़ित रोगी की रुधिर नलिकाओं से रुधिर थक्का हटाने के लिए, ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में होता है? सो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए रहेगा जो कि ऑप्शन सी वाला है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए नहीं रहेगा, तो जो है एंटी इम्यूनोजेनिक, यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगला प्रश्न है वास्तविक उपचार के दौरान बायोगैस बनता है जिसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नदियों को जल संरक्षण से बचाने के लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना। ऑप्शन ए तथा बी दोनों सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बायोगैस ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है जैसे मीथेन CO H2 एवं H2S, मीथेन CO H2 एवं N2, CO2 H2 एवं H2S,
CO मीथेन M2। सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला मीथेन हो गया, CO हो गया और हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है बैकिलो वायरस न्यूक्लियोपॉली हिड्रो विषाणु चित्रित नहीं करते किसको, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है अलक्षित रोगजनकों पर प्रभाव को। अगला प्रश्न है बीटी कॉटन में पादप ऊतक में प्राक विष के रूप में उपस्थित बीटी विष टॉक्सिन सक्रिय टॉक्सिन में किस कारण बदलता है, तो जो कीट है उसकी आंत के जो है यहाँ पे ऑप्शन ए वाला रहेगा कीट की आंत के अणु पीएच के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं में सबसे महत्वपूर्ण जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में गांठें नोड्यूल्स बनाते हैं वह कौन से हैं, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा राइजोबियम है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन धान के खेत में जैव उर्वरक का कार्य करता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए तथा सी। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एनाबीना रहेगा और नॉइस्टॉक। अगला प्रश्न डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जो डीएनए तकनीकी में बाह्य डीएनए के प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन को शुरू करता है क्या कहलाता है, तो प्रतिकृतियन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ ओराई क्या कहलाता है, ओरिजिन ऑफ ओराई कहलाता है। अगला प्रश्न प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था, तो स्टैनले कोहेन और जो है हर्बर्ट बोयन ने किया था। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है तथा भी दोनों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, तो हिंद सेकेंड था, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न ई कोराई प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में CO का क्या अर्थ है, तो CO का अर्थ होता है कोलाई, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए रज्जु को पैलिड्रोमिक स्थल के मध्य से कुछ हटकर काटता है, विपरीत रज्जुकों पर समान दो क्षारकों पर काटते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कटे एक विजातीय डीएनए तथा प्लाज्मिड पुनर्योगज प्लाज्मिड निर्माण हेतु जोड़े जा सकते हैं किसके द्वारा, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला लाइगेज के द्वारा जोड़े जाता है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जो है काटा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। अगला प्रश्न है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक किए गए डीएनए खंड ए से अभिरंजित कर बी में रखने पर दिखाई देते हैं, या ए तथा बी क्या है, तो यहाँ पे हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं जो कि क्या करता है यूवी विकिरण का लाइट और यूज करते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा उत्पन्न डीएनए खंड निम्न में से किसके द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, अपकेंद्र द्वारा, पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है प्रतिबंधन मानचित्र द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। अगला प्रश्न है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के विशेषज्ञ बनने पर आपको एक सहयोगी के लिए जेल के निरीक्षण हेतु कहा गया, आप डीएनए का सबसे छोटा खंड कहाँ देखेंगे, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड के निकट दीवार से सबसे अधिक दूर देखेंगे। अगला प्रश्न PBR 322 में बैम HI हेतु अभिज्ञान स्थल उपस्थित होते हैं कहाँ पर, सो यहाँ पे उपस्थित होता है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी स्थल के पास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का गुण नहीं है, सो प्लाज्मिड का गुण नहीं होता है स्थानांतरण युग्म मतलब ट्रांसफरेबल कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है निर्वेशन असक्रियण में पुनर्योगज डीएनए कोडिंग अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला दिया है बीटा कलेक्टोसाइडेज, यही वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्विबीजपत्री पादप में डीएनए के एक टुकड़े को स्थानांतरित करता है, या डीएनए का टुकड़ा क्या कहलाता है, RDNA, TDNA, MDNA, CDNA। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला TDNA। अगला प्रश्न है विजातीय डीएनए कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि यह जल विरागी होता है, या प्रोटीन समृद्ध होता है या भारी होता है, सो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है यह जल विरागी होता है इसी कारण। अगला प्रश्न है रूपांतरण हेतु जीन गन से छोड़े गए डीएनए युक्त सूक्ष्म कण बने होते किसके, तो यह जो है स्वर्ण या टंगस्टन के बने होते हैं, ऑप्शन ए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है टैग पॉलीमरेज, यहाँ पे जो टैग लिखा है यहाँ पे रहेगा ऐसे TAQ थर्मस एक्वाटिलस, जो रहेगा थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, तो यह जो है थर्मस एक्वाटिकस से। अगला प्रश्न है एक PCR प्रवर्धन चक्र एम्प्लीफिकेशन साइकिल में सम्मिलित होता है, तो इसमें तीन स्टेप होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, फिर एनलिंग, फिर जो है एक्सटेंशन होता है, तो आप इसे याद ऐसे कर सकते हैं, तो डीनेचुरेशन हो गया, एनलिंग हो गया और एक्सटेंशन, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है ये सभी। अगला प्रश्न है दंड विलोडित टैंक बायोरिएक्टर सैक फ्लास्क से अधिक लाभप्रद है क्योंकि ये जो है बेहतर वातायन एवं मिश्रण प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं इसीलिए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अनुप्रवाह परिशोधन का भाग नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न यहाँ पे है पादप जीवाणु कवक तथा जंतु जिनके जीन रूपांतरण द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं
क्या कहलाते हैं, तो आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सुनहरा गोल्डन चावल एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसल पादप है। इनमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सो यह जो विटामिन ए के लिए, यह जो विटामिन ए को प्रोवाइड करता है और यह जो नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज को जो है कम करता है, क्योर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन के उपभोग द्वारा विटामिन ए की अल्पताजन्य अंधता को रोका जा सकता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु विश्व में वाणिज्यिक स्तर पर जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयुक्त हुआ था, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बैसिलस thuringiensis, जिसे बीटी बैक्टीरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैसिलस thuringiensis प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिसमें सम्मिलित होता है क्या, तो इसमें विषाक्त कीटनाशी प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास में पादपोतक में उपस्थित बीटी परागबीज सक्रिय में परिवर्तित होता है, मतलब कि एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, तो यह कीट की आहार नाल के जो है क्षारीय पीएच के कारण होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निमेटोड तंबाकू की जड़ को संक्रमित कर इसका उत्पादन कम कर देता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, मेलाइडोगाइन इकोग्निटा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आरएनएआई सभी सुकेंद्रकीयों में किस विधि के रूप में होता है, तो यह जो है कोशिका प्रतिरक्षा के रूप में होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निमेटोड प्रतिरोधी तंबाकू पादप का विकास डीएनए की पुनर्स्थापना के द्वारा किया गया है, जो पोषक कोशिका में उत्पादित करता है क्या, तो दोनों उत्पादित करता है, मतलब कि सार्थक एवं निरर्थक, मतलब कि सेंसेस एवं नॉनसेंस दोनों आरएनए को प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी में बोविन गाय द्वारा निर्मित इंसुलिन एवं पोरोसिन सुअर द्वारा निर्मित इंसुलिन के उपयोग की क्या सीमा है, तो यह जो है इनसे एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, मानो इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1983 में एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने सर्वप्रथम मानव इंसुलिन की ए तथा बी श्रृंखला के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रम तैयार किए थे तथा इंसुलिन श्रृंखला उत्पादन हेतु इनकी पुनर्स्थापना एस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में की थी। श्रृंखला 4 तथा बी पृथक रूप से निर्मित एवं प्राप्त कर आपस में जोड़ी गई, किसके द्वारा, सो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधियों का समूह वह विधियों का समूह जिसके द्वारा बच्चे या भ्रूण में विकृत जीन को निदान द्वारा सही किया जा सकता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जीन थेरेपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, एडिनोसिन डीएमिनेज कमी का उपचार ए तथा बी द्वारा किया जा सकता है किंतु पूर्णतया सही नहीं किया जा सकता है। यहाँ ए तथा बी कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण और बी एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार है। अगला प्रश्न है, एक रोगी में एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए विकृत जीन है, इसमें कार्यात्मक कोशिका की कमी है, अतः यह संक्रामक रोग जनकों से लड़ने में विफल हो जाता है। ये कोशिकाएँ कौन सी हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ए तथा सी दोनों ही सही हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि में क्लोन कोशिका में प्रोब इसके संपूरक डीएनए को संक्रमित होने की अनुमति देता है, सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला, ऑटो रेडियोग्राफी में, क्योंकि प्रोब का उपयोग जो है रेडियोग्राफी टेक्निक में ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एलाइजा। अगला प्रश्न है, पारजीनी जंतु अनेक मानव रोगों के अध्ययन हेतु प्रारूप की प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्या, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला, कैंसर। अगला प्रश्न है, 1997 में प्रथम पारजीनी गाय रोजी उत्पन्न करती थी, तो यह मानव प्रोटीन की प्रचुरता युक्त दूध जो कि 2.4 ग्राम पर लीटर उत्पन्न करती थी। अगला प्रश्न, गैर कानूनी अनुमति के अन्य किसी देश के जैविक संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो यह जो है बायोपायरेसी कहलाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, जैव दस्युता। ये सभी 12th में दिए गए हैं। हर साल सर्दियों में राजस्थान में ए भरतपुर हजारों प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है, जो बी से और सी के अत्यधिक ठंडे प्रदेशों से आते हैं। ए बी सी के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे जो ए बी सी है इसको फिलअप करना है, तो ए का हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बट कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरिया हो जाएगा बी वाला, सी वाला हो जाएगा उत्तरी। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शीत निद्रा क्या है, हाइबरनेशन क्या है, तो ज़मीन के नीचे सर्दी में सो जाना, जैसे कि स्नैक हो गए एंड जो है अनेक प्लांट्स हो गए, ये सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओपनसिया में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो तने स्तंभ द्वारा होता है, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कांटे होते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर हमें कमजोरी महसूस होती है, इसका क्या कारण क्या है, तो निम्न वातावरणीय दाब। अगला प्रश्न है, व्हेल मछलियाँ गहरे जल में समुद्र में गोता लगाते समय उत्कीय दबाव को सहन कर लेती हैं, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं क्या,
तो इनमें जो है वर्धित रुधिर संवाहन ऊतक पाया जाता है जो वायु भारी गुहाओं को कम करने के लिए फूलता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु एवं जन्म दर के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे जो है जैव सूचकांक सारणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि जन्म दर भी मृत्यु दर जनसंख्या आकार में वृद्धि या कमी डीएन से प्रदर्शित की जाए तो घातांकी वृद्धि प्रदर्शित कौन सा करेगा? तो ऑप्शन सी वाला है, यह जो है इन्वायरमेंट वाला या पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर 12th में इससे है। तो dn/dt d+b यानी यही वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी वाला नहीं बी वाला रहेगा, dn/dt = b-d का होल अपान n, यही वाला जो ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तिगतों का संगठन जो समान आवासीय होते हैं और समान कार्यकी संपर्क बनाते हैं, एक ये संगठन क्या कहलाते हैं? तो यह जो है जैविक समुदाय कहलाता है, बायोटिक कम्युनिटी। अगला प्रश्न है, तार्किक वृद्धि किस समीकरण दर्शाई जाती है? तो यह जो है ऑप्शन बी वाला, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, dn/dt = rn के -n/k। यह जो है लॉजिस्टिक वृद्धि समीकरण है जो कि पॉपुलेशन वाले चैप्टर से या इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से उसी से दिया, जनसंख्या की वृद्धि दर जो तार्किक प्रारूप से जुड़ी हो शून्य कब होती है? तार्किक प्रारूप dn/dt -r1 1 n/k से दर्शाया जाता है। तो जब n/k = 1 हो तब जो है शून्य होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतःक्रिया में जोड़ीदार प्रतिकूल प्रभावित होते हैं? प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीवता। सो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला रहेगा, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में। अगला प्रश्न, साभोजिता एक अंतःक्रिया है जिसमें क्या होता है? एक प्रजाति को क्या होता है? लाभ होता है और दूसरी को ना ही लाभ होता है और ना हानि। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो यह जो है पारस्परिक आश्रय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पनत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे पनत्र नहीं, यहाँ पे मतलब हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो एजी टेंसले के द्वारा 1935 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक इकाई नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, स्तरीकरण, लेवलाइजेशन या स्ट्रेटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, प्रकाश परिवहन के दौरान पृथ्वी पर प्रति इकाई एक निश्चित समय में पृथ्वी के निर्माण की दर क्या कहलाती है? तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक अपरदकारी या फिर अपरदकारी रहेगा, मतलब कि अपरदकारी क्या होता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मृत एवं अपघटित शीर्ष वस्तु खाने वाला जंतु जैसे बैक्टीरिया एंड कवक। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला, यहाँ पे मतलब कि केचुआ जटिल विषय पदार्थों को तोड़ने एवं मृदा को खोखली बनाने में सहायता करता है। अपघटन का कच्चा माल अपरद, मृत, पादप एवं जंतुओं के अवशेषों का बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, केचुए के द्वारा अपरद को छोटे कणों में के रूप में टूटना क्या कहलाता है? तो यह जो है विकेंद्रण, मतलब कि जो है डेट्रिफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पीआर का अर्थ क्या है? तो पीआर का अर्थ होता है परऑक्सी प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, मतलब कि जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसको स्किप कीजिए, सॉरी यहाँ पे स्किप मत कीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। खास श्रृंखला के प्रत्येक पद पर एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में 10% एनर्जी आता है। तो यह जो है लिंडमान ने दिया था, यह जो है नियम लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था यही पूछा है। तो ऊर्जा का प्रभाव होता है, यहाँ डैश है जो बी द्वारा सी में दिया गया था, यहाँ ए, बी तथा सी कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला। यह 10% का नियम है जो कि लिंडमान के द्वारा 1942 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, 10% का नियम संबंधित है। तो यह जो है निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शाश्वत पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है वह जो है ऊर्जा का पिरामिड होता है, एनर्जी का। वह कभी ऐसे उल्टा नहीं बनता, ऐसे सीधा ही बनता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विविधता सामुदायिक स्तर पर पाई जाती है तथा 3 प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी विविधता हेतु सही सुमेलित विकल्प चुनिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, गामा विविधता। गामा डाइवर्सिटी संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीवों के मध्य जो है डाइवर्सिटी होता है। अगला प्रश्न, निकट भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जाति क्या कहलाती है? तो यह जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि क्रांतिक संकटग्रस्त जाति कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्टेलर समुद्री गाय एवं यात्री कबूतर जैसे अनेक जातियां विलुप्त की कगार पर है, इसका कारण क्या है? तो
इसका कारण है मानव द्वारा अतिदोहन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादपों एवं जंतुओं के विलुप्ति के कगार पर पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो आवासों की क्षति एवं विखंडन, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी वाला पश्चिमी घाट। यह क्वेश्चन जो है सीनेट 2025 में जो है पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में पवित्र उपवन संबंधित है किससे? तो यह जो है पूजा स्थल के पास वनों के खंडों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कस्तूरी मृग या हंगुल का आवास है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, वह संगठन जो जातियों की रेड डाटा बुक पुस्तक प्रस्तुत करता है? तो वह जो है IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यही इसका पूरा नाम होता है। यह क्वेश्चन भी जो है सीनेट में पूछा गया था, सीनेट 2024 में पूछा गया था कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों का जीवित एवं उर्वर परिस्थितियों में दुरुस्त शीतलन क्या कहलाता है? तो जैव विविधता का विकसित बहिर्स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरो में 1992 में जैव विविधता के संरक्षण हेतु आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन जाना जाता है मॉन्ट्रियल पृथ्वी सम्मेलन के रूप में। अगला प्रश्न है, लेंटेना आइकोर्निया एवं अफ्रीकी कैटफिश मंगूर में क्या समानताएं हैं? तो सभी भारत की क्या है? सभी जातियां ना तो संकटग्रस्त हैं एवं ना ही भारतीय जातियां हैं, ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 1992 में रियो डी जेनेरिया में जैविक विविधता पर आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक औद्योगिक संयंत्र के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या कम करता है? तो यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जो है कम करता है। अगला प्रश्न, ध्वनि घातक शोर प्रदूषण बन जाती है जब यह अधिक होती है कब? जब यह जो है 150 डेसीबल से अधिक होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि है तो उसे नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है, और 80 से 85 डेसीबल तक की ध्वनि को ही जो है सुनने योग्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, वाहित मल में जैव निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है? जैव ऑक्सीजन मांग के द्वारा, जल में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के द्वारा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्न में सही विकल्प का चयन कीजिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ए तथा बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग उन जल स्रोतों हेतु अच्छा प्रदूषक संकेतक नहीं जिनमें अंतर्वाह प्राप्त होता है, किससे? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी वाला, पेट्रोलियम उद्योगों से। अगला प्रश्न यहाँ पे, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के उच्च मूल्य को इंगित क्या करता है? तो जल अत्यधिक प्रदूषित है या प्रदूषक है, यही इंगित करता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का आतंक टेरर ऑफ बंगाल शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो आइकोर्निया के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है, आइकोर्निया फेरी शिप्स के लिए जो प्रयुक्त होता है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एक नदी में घरेलू वाहित मल के प्रवाह के कारण कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता के कारण क्या होता है? तो जैव अपघटनीय पोषकों के कारण मछलियों का जो यहाँ पे पूछा, एक नदी में घरेलू वाहित मल के प्रवाह के कारण कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता के कारण क्या होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पोषक स्तरों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाता है? तो यह जो है जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के प्रदूषण के कारण पक्षियों के अंडकवच पतले अपूर्ण बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो कैल्शियम उपापचय में अवरोध, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सैनिटरी लैंडफिल कचरे के खुले भस्मीकरण वाले भूभागों का स्तनपन सब्स्टिट्यूट है, किंतु ये मेट्रो शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बढ़ते कचरे के उत्पादन कार्यस्थल भरने लगे हैं, इसमें रसायनों के रिसाव एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने का खतरा होता है। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये तथा भी दोनों। अगला प्रश्न है, CO2 CH4 N2O MCFCS हरित गृह गैसें मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं, तो ये जो है थर्मल विकिरण उष्मा किरणों को उत्सर्जित एवं अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत पाई जाती है क्या कहलाता है? तो समताप मंडल कहलाता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, समताप मंडलीय क्षेत्र के अपक्षय के कारण निम्न में से कौन सा भी विकिरणों से संबंधित बड़ा स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यकृत कैंसर में वृद्धि। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, वनोन्मूलन मतलब कि वनों की कटाई।
अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन एक्ट कब लागू किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला 1980 में, 1980 में। अगला प्रश्न है, झूम खेती का अर्थ क्या है? तो स्थानांतरण कृषि का काबिलाई प्रकार, मतलब कि एक बार खेती करो, उसे ख़त्म करो, फिर इसके बाद जला के फिर अगली बार खेती करो, तो यही। अगला प्रश्न यहाँ पे, काटा और जलाओ, मतलब कि काटो और जलाओ कृषि कहलाती है क्या? तो इसे झूम कृषि कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्थानांतरण कृषि। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक संवर्धक वाहनों में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लगाए जाते हैं। ये अदग्ध हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित करते हैं किसमें? तो यह जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।